हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विद्या स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं ओपी गुप्ता। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, आज एक नया चैप्टर की स्टडी स्टार्ट होगी। इससे पहले हमने फिजिक्स की पहली जो चैप्टर थी मोशन, उसकी स्टडी हमने की पूरी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, सारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के साथ हमने उसकी स्टडी की है। और अगर कहीं भी उस चैप्टर में, पिछले वाली जो चैप्टर है, जो मोशन जो चैप्टर है, उसमें अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो, यानी साइड बुक का भी अगर कोई प्रश्न हो, तो यू हैव टू राइट डाउन ऑन कमेंट बॉक्स। मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा आपको। और साथियों, अब हम सेकेंड चैप्टर की ओर चलते हैं, जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। साथियों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप विद्या स्टडी नेटवर्क पर जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। चैप्टर नंबर 2, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो चैप्टर है, इसकी स्टडी भी हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ करेंगे। और कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाए, ऐसा छोड़ने का प्रयास हम नहीं करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। साथियों, चलते हैं अब आगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की ओर। जैसा कि चैप्टर का जो हेडिंग्स है वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। साथियों, जो फोर्स है उसकी स्टडी अभी तक जो प्रीवियस क्लासेस में जो हमने की है, क्लास 8 में, क्लास 7 में, क्लास 5, 6 में, वो एक मेमोरी बेस्ड डेफिनेशन है। उसमें कोई समझाने और समझने बूझने का प्रयास नहीं किया गया। कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे थिंकिंग आई फोर्स के बारे में, इसका डेफिनेशन ये ही क्यों है ना। तो कुछ बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं जिसका सॉल्यूशन वहाँ पे खोजने का प्रयास नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड उसी प्रकार का है कि आपको एक से सिर्फ एक परिचित करवाना है कि फोर्स है क्या, बस वहाँ पर उसने आपने सिर्फ परिचित करवाया गया। और अभी तक क्लास 8 तक जो हमने फोर्स पढ़ा है, पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स, दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एन फोर्स। प्रॉपर डेफिनेशन, फोर्स का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। साथियों, जैसा कि हम हर बार कहते हैं, क्लास 9 जो है वो मिड पॉइंट है। इसके नीचे जो होता है, मतलब इसके पहले जितने भी क्लासेस हैं, क्लास 1 to 8, वो आपके अंदर सिर्फ उसके परिचित करवाने भर से है। सिर्फ उसका एक इंट्रोडक्शन है। जो भी आपने पढ़ा 1 से 8, मतलब 1 से क्लास 1 से लेकर के 8 तक, वो सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है। देयर इज नो फैक्ट्स एंड फिगर। वहाँ पर कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, वहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन है। सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवाया गया। बट क्लास 9 एंड अबव, अब जो भी क्लास 9 और इसके ऊपर जो भी हम क्लास स्टडी करेंगे, वो पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ होगा। वो एक न्यू थिंकिंग के साथ होगा। वो उन सभी चीज़ों को, उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे जो अब तक हमने प्रयास नहीं किया। साथियों, चैप्टर पहला का जब हमने स्टडी की थी, उसमें मोशन को हमने पढ़ा था। मोशन, रेस्ट, ये सब की स्टडी की थी विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मेनी मोर थिंग्स। कहने में बहुत सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में हमने मोशन और रेस्ट की स्टडी की। लेकिन उस स्टडी में जो एक चीज़ जो छूट गई थी, वो ये छूटी थी कि हमने कभी उसके काउज की, कभी उसके कारण की कभी हमने स्टडी नहीं की कि आखिर मोशन होता क्यों है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, उसको हम रेस्ट में लाते हैं तो क्यों होता है, क्यों आता है, इसके पीछे क्या कारण है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी बढ़ती है, घटती है, तो ऐसा क्यों होता है। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों होता है। ये क्यों का जो सवाल है ना, ये क्यों का जो क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चंस में फोर्स के सारे फैक्ट्स एंड फिगर छुपे हैं। और इसी फैक्ट्स एंड फिगर को हम जब ढूंढेंगे, तो जो फोर्स जो है, उसके सारे कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स एंड फिगर बाहर आएंगे। तो साथियों, चलते हैं बोर्ड की ओर। कहता है कि इन प्रीवियस चैप्टर वी स्टडी
the motion of an object in terms of position, velocity and acceleration, and many more things. We also saw uniform and non-uniform motion, ये भी हमने देखा। लेकिन कहता है कि what we have not tried to know, लेकिन हमने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि what cause motion, मोशन का कारण क्या है। What cause motion, मोशन का कारण क्या है, मोशन क्यों होता है। दूसरा प्रश्न, why does the speed of an object change with time, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो क्यों बदलता है, समय के साथ क्यों बदलता है, क्यों घटता बढ़ता है। और तीसरे जो प्रश्न है उसकी वो कहता है कि why does the moving object comes in rest after some time, और तीसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि कुछ समय बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्यों आ जाता है। ओके, इन तीनों प्रश्नों का हमने चैप्टर 2 में इसके कारण को जानने का प्रयास नहीं किए, लेकिन चैप्टर जो 2 है उसमें हम इन सभी जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं, जितने भी इसके कॉज हैं, कारण हैं, उनको भी हम जानेंगे। तो चलते हैं। कहते हैं फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चंस, इन सारे जो क्वेश्चंस हैं 1, 2 and 3, what cause motion, why does the speed of an object change with time, why does the moving object comes in rest after some time, इन तीनों प्रश्नों का जब हम सॉल्यूशन जब ढूंढने का प्रयास करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 8 अननोन, बट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है कि उस समय इन एंशिएंट टाइम प्राचीन समय में जब हम फोर्स के सारे कारण, फोर्स के सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर है उससे जब हम परिचित नहीं थे तब की बात है। तब ये जो है, ये दोनों प्रश्न जो हैं बहुत ही उलझे हुए प्रश्न हैं। लेकिन जब क्वेश्चन 3 की बात की जाए तो क्वेश्चन 3 से इन एंशिएंट टाइम जो फिलासफर एंड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये अनुमान लगाया, उन्होंने ये कंक्लूजन किए कि क्वेश्चन नंबर 3 से कहता फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3 सजेस्ट दैट रेस्ट इज द नेचुरल थिंग्स, रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके ऊपर जब पूरी डिस्क्रिप्शन जब हुई, पूरी चर्चा जब हुई, जब थिंकर एंड थॉटर ने इसके फैक्ट्स एंड फिगर की स्टडी की क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उन्होंने एक नतीजा पर, एक कंक्लूजन पर पहुंचा, और वो कंक्लूजन था कि रेस्ट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट है, मतलब प्राकृतिक स्थिति है। कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे उससे पहले कोई भी स्थिति में रहे लेकिन वो रेस्ट में आएगा ही आएगा, क्योंकि रेस्ट जो है किसी ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल स्टेट है। ऐसा उन्होंने इससे कंक्लूजन निकाला क्वेश्चन नंबर 3 से। तो जो कंक्लूजन है ये पूरी तरह सही नहीं है, पूरी तरह सही नहीं है ना। अगर हम बात कर लें सैटेलाइट की तो कभी रेस्ट में आते हैं, तो फिर वो नेचुरल स्टेट कहाँ गया, वो क्या हुआ। तो इन सम केसेस दिस फैक्ट्स इज ट्रू, बट इन अदर इट इज नॉट ट्रू। सो ये जो नेचुरल स्टेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो ये कहना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट है वो नेचुरल स्टेट है, ये पूरी तरह सही नहीं है। सही है लेकिन कुछ हद तक है, बहुत सारे कंडीशंस में इसके फेल्यूर होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तो बात होगी, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 and 2 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये भी अभी तक पजल्ड ही था, ये भी एक पहेली ही बन के रहा था। कब तक? जब तक गैली और सर आइजैक न्यूटन ने इसके ऊपर अप्रोच नहीं लिया तब तक। तो इस दोनों प्रश्नों को समझने के लिए
जो अब तक एक पहेली बना हुआ था, एक पजल था, सर आइजक न्यूटन और गैलीलियो गैली जो थे, उन्होंने एक नया अप्रोच लिया, एक नया थिंकिंग। उस समय जो भी फैक्ट्स एंड फिगर थे फोर्स के बारे में, उन्होंने उसको नकारा, पूरी तरह से उसको अलग रखा, क्योंकि वो किसी एक ठोस रास्ते पर नहीं ले जा रहा था, एक कॉन्क्रीट जो वे होता है उस पर नहीं जा रहा था। डेट्स वाई सर आइजक न्यूटन एंड गैलीलियो गैली उस फैक्ट्स एंड फिगर को असाइड कर दिए, साइड में रख दिए, उसके ऊपर स्टडी उन्होंने नहीं की। तो कहता है कि क्वेश्चन 1 and 2 it puzzled the scientist and philosopher, but Galileo Galilei and Sir Isaac Newton developed an entirely different approach. उन्होंने एक एकदम पूरी तरह से अलग अप्रोच लिया, एक अलग वे खोजा, अप्रोच टू अंडरस्टैंड द मोशन। जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको समझने के लिए उन्होंने एकदम अलग अप्रोच लिया। उन्होंने क्या अप्रोच लिया? वो अप्रोच था इन आवर डेली लाइफ। इन आवर डेली लाइफ some muscular efforts is required to put a stationary object in motion. उन्होंने कहा कि नहीं, उस सब जो भी है वो अलग रखिए। हमने ऐसा देखा है, हमारे जो ज़िंदगी है, जो डेली लाइफ है, हमारे जो दैनिक जो जीवन है, उसमें हमने देखा है कि किसी वस्तु को अगर मोशन में लाना हो तो हमें मस्कुलर इफोर्ट्स की आवश्यकता होती है। ये मस्कुलर इफेक्ट कहने का मतलब किसी शरीर के द्वारा लगे शारीरिक बल, कोई लिविंग ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाता है। यहाँ पर फोर्स भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम द टर्म फोर्स इज नॉट क्वाइंट। इस समय तक फोर्स जो शब्द है ना, उसका अभी कोई ये नहीं आया था। उस समय तक ये कहा गया था कि किसी भी वस्तु को अगर मोशन में लाना हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में उसको अगर रेस्ट में लाना हो, तो हमें मस्कुलर इफोर्ट्स की आवश्यकता होती है, मतलब एक शारीरिक बल की आवश्यकता होती है। तो इस शारीरिक बल को फोर्स के रूप में सर आइजक न्यूटन और गैलीलियो गैली के द्वारा कहा गया। कहते हैं टू स्टॉप ए मूविंग, हाँ, तो ये कह रहा है कि पुट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को रोकना या किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना, इसके लिए हमें एक मस्कुलर इफोर्ट्स की आवश्यकता होती है। तो फ्रॉम द एबव फैक्ट्स, गैलीलियो गैली एंड सर आइजक न्यूटन कंक्लूड दैट पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। अभी तक जो भी हमने ऊपर जो भी फैक्ट्स पढ़े हैं, उससे यही पता चला मस्कुलर इफोर्ट्स क्या हो सकता है, या किसी वस्तु को ढकेल सकते हैं या किसी वस्तु को खींच सकते हैं। और इसी में एक जो होता है, किसी वस्तु को एट ए मोमेंट, कहने का मतलब एक क्षण में ढकेलना जो होता है, इम्पल्स जिसको कहते हैं, हिटिंग। तो हिटिंग भी वो वही हो जाता है, पुश एंड पुल। तो ये तीन घटनाएं हैं, पुश का है, पुल का है और हिटिंग का है। ये तीनों घटनाएं जो है, ये मस्कुलर इफेक्ट्स, ये मस्कुलर इफोर्ट्स है। और इसी तीन घटनाओं को लेकर के कहा गया पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश एंड पुल को उन्होंने ताकत, बल कहा, फोर्स कहा। तो ये जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज ओनली फॉर द स्टैंडर्ड बिलो 9। क्लास 9 का जो स्टैंडर्ड है, उससे नीचे हमने ये जो डेफिनेशन है पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स, उसको हमने स्टडी की है। लेकिन यहाँ भी ये पूरा नहीं होते। दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि फोर्स दिखता नहीं है। फोर्स इज अनविजिबल। फोर्स क्या है? अनविजिबल है। फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं। वी ओनली फील द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। हम सिर्फ फोर्स के इफेक्ट्स को हम फील कर सकते हैं, और उसी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फोर्स का अमाउंट क्या था, फोर्स कैसे लगा, किस डायरेक्शन में लगा, कहाँ लगा। ऑल क्वेश्चंस आर स्टडीड विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इन सारे प्रश्नों का जो प्रश्न है, सारे क्वेश्चंस की जो सॉल्यूशन है ना, वो फोर्स के परिणाम की स्टडी के उपरांत ही बाहर आती है, क्योंकि फोर्स तो दिखता नहीं। जो हम फोर्स लगाते हैं, आपके अंदर कितना बल है ये पता कर सकते हैं? कोई पैरामीटर है क्या? कोई पैरामीटर नहीं। तो ये जो बल है, इसका जो पैरामीटर तभी
पता चलेगा जब आपको ताकत लगाने के लिए किसी चीज़ को पुश एंड पुल करने के लिए कहा जाएगा, है ना। तब हम इसको मेजर कर सकते हैं कि आप कितना फोर्स लगा सकते हैं, आपके अंदर कितना बल है। तो जब भी फोर्स की स्टडी होती है तो उसके परिणाम को देख कर, उसका जो रिजल्ट्स है, उसके जो इफेक्ट्स है, उसकी स्टडी करके ही बाहर आती है। तो साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पुश एंड पुल, ढकेलना या खींचना, किसी परिणाम को नहीं देता है, किसी प्रकार का कोई रिजल्ट्स नहीं बाहर आता है, कोई इफेक्ट्स नहीं दिखता है। जैसे अगर हम दीवार को ढकेलें, दीवार को अगर पुश करें तो क्या होगा? देयर इज नो रिजल्ट, देयर इज नो इफेक्ट सीन। अगर हम दीवार को खींचे तो क्या होगा? देयर इज नो इफेक्ट सीन, वहां भी कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। और यहां पर भी, यानी ढकेलने और खींचने में, यानी पुश एंड पुल करने में कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। तब इस सिचुएशंस को हम क्या कर सकते हैं? तब हम इस सिचुएशन जो क्रिएट हुई है जिसमें कि पुश एंड पुल का इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो हम इसके बारे में क्या कहेंगे? तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। अभी फोर्स के डिफिनेशन में इसको ऐड होना बाकी है। ये कैसे ऐड होगा ये हम आगे देखेंगे। साथियों, जैसा कि अभी तक हमने कहा कि फोर्स का जो स्टडी है वो उसके इफेक्ट्स के परिणाम, यानी इफेक्ट्स जो है उसकी स्टडी के उपरांत ही, उसकी स्टडी करके ही हम कर सकते हैं। तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि जब फोर्स लगती है तो क्या क्या इफेक्ट्स बाहर आते हैं, क्या क्या परिणाम बाहर आ सकता है, क्या क्या इफेक्ट उसका हो सकता है। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो हम स्टडी करेंगे द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, पुल एंड पुश। द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स दैट इज, देखिए ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे ही पुश एंड पुल की बात आती है तो वो फोर्स है, क्योंकि अब तक आपने क्लास 8 तक जो स्टडी की है वो यही की है। क्लास 8 तक जो आपने स्टडी की फोर्स की, वो ये की कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पर आपके दिमाग से ओझल ना हो, इसलिए हमने फोर्स की जगह दैट इज करके, यानी मतलब इसका मतलब पुश एंड पुल। जो इसका इफेक्ट्स है, पहला इफेक्ट्स कहता है कि इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहला इफेक्ट कहता है कि इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन इंक्रीज, डिक्रीज, क्या? इट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड, मूव एंड स्टॉप द बॉडी। ये सारे काम हो सकते हैं जब फोर्स लगते हैं। जब पुश एंड पुल होता है तो क्या हो सकता है? जो उसकी स्पीड है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो बदल सकती है, उसकी स्पीड जो है घट सकती है, बढ़ सकती है। उस वस्तु को रोका जा सकता है या उस वस्तु को सेट इन मोशन, करने का मतलब मोशन में लाया जा सकता है। ये सारे उसके इफेक्ट्स हैं पुश एंड पुल का, पहला। दूसरा कहता है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दूसरा जो इफेक्ट्स है फोर्स का वो ये है कि जब फोर्स अप्लाई होता है तो किसी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो बदल जाते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जो एक बॉलर होता है जब बॉल को जब देता है बैट्समैन के पास, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? और जब वो बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तब उसका डायरेक्शन क्या होता है? अगर बैट्समैन बॉल को हिट ना करे तो क्या बॉल का डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। जब तक कोई एक्सटर्नल काउच, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल पुल एंड पुश उसके ऊपर नहीं लगेगा, तब तक उस बॉल की स्पीड कभी बदलेगी, उस बॉल का डायरेक्शन कभी बदलेगी नहीं। लेकिन जैसे ही उस बॉल के ऊपर जब कोई बाहरी पुश एंड पुल जब लगेगा, जब फोर्स लगेगा, तो उसका डायरेक्शन बदल सकता है, उसके स्पीड घट बढ़ सकते हैं, हाँ, वो मोशन में आ सकता है, वो रेस्ट में आ सकता है, इन सभी चीज़ों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन जो तीसरा परिणाम है वो क्या है? तो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को भी चेंज करने में, किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज करने में हमें फोर्स की आवश्यकता होगी। अब तीसरा है
इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज। देखिए, अगर हम किसी एक बैलून को जिसमें हवा भरी है उसको अगर हम दबाते हैं तो बैलून क्या हो सकता है, उसके आकार बदल सकते हैं ना। और उस बैलून को अगर और हम दबा देंगे तो उसका जो है आकृति बदल सकती है। तो कहते हैं कि फोर्स लगाकर, कहता है इट कैन ऑल्सो चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये 3 तरह का जो इफेक्ट्स हैं जब फोर्स लगते हैं तो दिखाई पड़ता है। लेकिन हमने इसके ऊपर भी चर्चा की है कि जब फोर्स लगते हैं तब कोई इफेक्ट दिखाई ना पड़े, ये भी सिचुएशन आया है। तो जब हम इन दोनों सिचुएशन को जब ऐड करेंगे, किस को, जब फोर्स लगे और परिणाम बाहर आए, जब फोर्स लगे और इफेक्ट दिखे उसको, और जब फोर्स लगे और इफेक्ट ना दिखे, इस दोनों को जब ऐड करेंगे तब एक कंप्लीट डेफिनेशन आएगा फोर्स का। लेकिन उसे जब हम फोर्स लगाते हैं और कोई परिणाम नहीं दिखता है तो आखिर वो फोर्स लगाया हुआ फोर्स जाता कहाँ है, उसका क्या होता है। हाँ, अबाउट दिस फोर्स, उस फोर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, इसकी स्टडी करने के उपरांत ही इसकी जब हम स्टडी करेंगे तो ही पता चलेगा कि आखिर वो फोर्स होता क्या है। जो हम बल लगाते हैं उसका कोई परिणाम नहीं दिखता, कोई इफेक्ट नहीं दिखता, तो आखिर वो फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हमने जो फोर्स है इसका क्या इफेक्ट्स हैं उसको हमने पढ़ा, उससे पहले हमने कॉन्सेप्ट जो कैसे बाहर आया, फोर्स जो वर्ड जो कॉइन हुआ, फोर्स जो शब्द जो बना वो कहाँ से बना, वो बना मस्कुलर इफर्ट से बना। मस्कुलर इफर्ट्स जो है वो फोर्स जो शब्द है उसको जन्म दिया। और उससे पहले हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर मोशन क्यों होता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्यों बदलती है। तो इसके उपरांत जब हमने सब स्टडी करके भी आए हैं तभी फोर्स का एक सिंपल डेफिनेशन हमें प्राप्त हुआ है। अब हम जब आगे की स्टडी करेंगे, जब रिलेट करेंगे दोनों को, इफेक्ट्स को, जब फोर्स लगाते हैं इफेक्ट्स को जब रिलेट करेंगे, और जब फोर्स लगाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, जब इस दोनों सिचुएशन को जब रिलेट करेंगे तब फोर्स का डेफिनेशन आएगा। तो देखते हैं आगे। अब उस सिचुएशन को पढ़ते हैं जब हम फोर्स लगाते हैं तो कोई परिणाम नहीं दिखता है, तो उस सिचुएशन की स्टडी करेंगे। अब तक जो हमने स्टडी की वो पुश एंड पुल से रिलेटेड था। तो पुश एंड पुल जब हम करते हैं तो इसके भी 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके भी 2 आयाम हैं, 2 भाग हैं। जब हम किसी वस्तु को ढकेलते हैं या खींचते हैं तो या तो वो वस्तु ढकला जाती है, मतलब जब हम उसको ढकेलते हैं तो पुश हो जाती है या फिर पुल हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है, कभी कभी क्या, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो अगर वस्तुएं बहुत बड़ी हो, अगर हम उसको पुल या पुश कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेज हमको नहीं दिखता है। तो जैसा कि हम अभी तक हम बता चुके हैं कि जो फोर्स की जो स्टडी होती है वो डिपेंड करता है उसके द्वारा जो इफेक्ट, यानी जब फोर्स हम लगाते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है, जो इफेक्ट दिखता है, उसी के जरिए हम उसका अध्ययन करते हैं। क्योंकि फोर्स दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। वी ऑलवेज इमेजिन फोर्स व्हेन वी सी द रिजल्ट्स ऑफ द फोर्स। हम फोर्स को इमेजिन तभी करते हैं जब हम उसके रिजल्ट्स को देखते हैं, तभी हम कर सकते हैं। अगर मान लिया डिस्ट्रक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर हुई है, बहुत ज़बरदस्त फोर्स लगा है यहाँ पर, तो हम उसका अंदाज़ा जो है ना उसके रिजल्ट से लगाते हैं। लेकिन साथियों, जहाँ पर कोई रिजल्ट ही ना हो, जहाँ पर कोई उसका परिणाम ही ना हो, तो फिर उसकी स्टडी कैसे करेंगे। तो उसकी स्टडी के लिए, जैसा कि हमने आपको कहा, उसकी स्टडी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के दरमियान हम देखते हैं कि क्या क्या और फैक्ट्स एंड फिगर सामने आते हैं। तो साथियों, अभी तक जो हमने स्टडी की फोर्स के बारे में वो ये था कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, यहाँ तक था। और अब तक जो है, यानी क्लास 9 के नीचे का जो स्टैंडर्ड है, अब तक हमने फोर्स की यही डिफिनेशन पढ़ते हुए आए हैं। और इसी डिफिनेशन में 2 आयाम, 2 एस्पेक्ट्स को हमने देखा। पहला एस्पेक्ट्स ये था कि जब फोर्स लगता है तो उसका कुछ परिणाम दिखता है, और एक एस्पेक्ट्स वो है कि जब फोर्स लगता है
तो उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर रिजल्ट नहीं दिखे वहाँ पर फोर्स हमने नहीं लगाया, फोर्स तो लगता ही है। लेकिन जब रिजल्ट का नहीं दिखना, आखिर वो लगा हुआ फोर्स जाता कहाँ है, क्या होता है उस फोर्स का, है ना। उस फोर्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हम जो यहाँ हेडिंग्स है वो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का है। बैलेंस और अनबैलेंस, जैसा कि मीनिंग्स है बैलेंस अनबैलेंस का, वो आप तो समझ ही चुके होंगे। बैलेंस मतलब संतुलित, अनबैलेंस का मतलब असंतुलित। तो जब बैलेंस अनबैलेंस फोर्स की जब बात होती है तो चलते हैं। तो जब हम फोर्स लगाते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, देयर इज नो रिजल्ट सीन, वी कैन से दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द अनदर फोर्स। उस अनदर फोर्स के बारे में जानने की आवश्यकता है, उस अदर फोर्स के बारे में जानने की आवश्यकता है कि आखिर वो कौन सा ऐसा फोर्स है जो हमारे द्वारा लगाए गए बल को रोक लेता है, बराबर कर देता है, हमारे बल को न्यूट्रलाइज कर देता है ना। ये जानने की आवश्यकता है। तो साथियों जब बैलेंस फोर्स की बात आती है तो यहाँ पर इससे पीछे हमने जो पढ़ा वो ये एस्पेक्ट्स को पढ़ा था कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें रिजल्ट दिखाई पड़ता है। हमने इस एस्पेक्ट्स को देखा था और इसीलिए हमने कहा था कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, हाँ। लेकिन उसमें भी एक आयाम, जो एक एस्पेक्ट्स जो छुपा हुआ था वो था रिजल्ट का नहीं दिखना। जब हम फोर्स लगाते हैं और कोई रिजल्ट हमें दिखाई नहीं पड़ता है, कोई परिणाम बाहर नहीं आता है, कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, तो अब हम उस एस्पेक्ट्स के बारे में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, कहता है समटाइम्स हाउएवर द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी may not succeed in producing any change in the state of rest or in uniform motion or direction or shape and size of the object। जब किसी वस्तु को, कहता है कि समटाइम्स, कुछ समय ऐसा देखा गया है कि हालांकि फोर्स लगता है ना, समटाइम्स हाउएवर, कुछ समय फोर्स लगने के बावजूद भी उस वस्तु में ना तो उसके स्टेट में कोई परिवर्तन आता है, ना उसके यूनिफॉर्म मोशन में, ना उसके शेप एंड साइज में, ना डायरेक्शन में, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं दिखता है। तो क्या वो फोर्स कहाँ गया? जो फोर्स हमने अप्लाई किए वो फोर्स कहाँ गया, है ना। दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय अदर फोर्स। दिस अदर फोर्स, वो अदर फोर्स जो है क्या है ना, व्हाट इज द अदर फोर्स, हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे और पूरी की पूरी फैक्ट्स एंड फिगर सामने होगा। तो जहाँ तक है बैलेंस फोर्स की बात है, तो कहता है कि व्हेन इक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। बैलेंस कब करेंगे? बैलेंसिंग अगर करने की बात आती है, जैसे मान लिया अगर बैलेंसिंग की बात आई कि हमको बैलेंस, पढ़ाई में बैलेंस करना है, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को बैलेंस करके रखिए पढ़ाई में, मतलब एवरी सब्जेक्ट को स्टडी करिए, सभी सब्जेक्ट को बराबर ढंग से, बराबर समय दे करके उसकी स्टडी को बराबर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने मैथ की ज़्यादा स्टडी कर ली, साइंस छूट गया, या आर्ट्स की ज़्यादा स्टडी कर ली, साइंस छूट गया, तो ऐसा नहीं करना। बैलेंस का मतलब हर चीज़ को बराबर करके रखना। हेयर द बैलेंसिंग पॉइंट इज आल्सो द सेम, मतलब जो फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, अगर उस फोर्स को बराबर करने के लिए कोई दूसरा फोर्स अगर एक्ट करता है और अगर वो बराबर हो, तब देयर इज नो चेंज सीन इन ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। कहता है कि जब फोर्स बैलेंस हो तब उस वस्तु के अंदर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है जिस पर हम फोर्स लगाते हैं। तो वी कैन से द बैलेंस फोर्स डजंट टेक रिजल्ट्स, डजंट टेक एनी इफेक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है, जो बैलेंस फोर्स है, वो किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं उत्पन्न होने देता है, नहीं उत्पन्न होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस पर फोर्स लगाया गया है। जैसे मान लिया ये पेन है ना, इस पेन को अगर हम पकड़े हुए, संतुलित इधर पकड़े हुए हैं, तो ये भी एक संतुलन में है। जैसे ही इस पर हम फोर्स लगाना छोड़ेंगे ये पेन ड्रॉप हो जाएगा। आखिर ये ड्रॉप क्यों होगा? अगर किसी वस्तु में कोई अगर चेंजेज हो रहा है, कहता है इफ एनी चेंज इन एन ऑब्जेक्ट, है ना, इट मीन्स द फोर्स इज अप्लाइड, द एक्सटर्नल फोर्स इज वर्क ऑन इट। कहता है किसी भी वस्तु में कोई परिवर्तन अगर होता है
तो कीप इन योर माइंड कि उसके ऊपर कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है। ओके, तो जब बात आती है बैलेंसिंग की, तो बैलेंस फोर्स को हम कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे कि जब कोई वस्तु के ऊपर, जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट सीन इन दैट ऑब्जेक्ट, वी कैन से द फोर्स इज इन बैलेंस स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं कि वो फोर्स जो है बैलेंस स्टेट में है, बैलेंस है। जब किसी वस्तु के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई रिजल्ट ना दिखे, किसी प्रकार का कोई परिणाम ना बाहर आए, किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ना दिखे, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स बैलेंस फोर्स है। लेकिन जैसे ही उस बैलेंस फोर्स को हम अनबैलेंस करेंगे, इफेक्ट इज सीन ऑन दिस ऑब्जेक्ट, इफेक्ट इज सीन इन दिस ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में इफेक्ट आपको दिख जाएगा। तो चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम समझेंगे बैलेंस अनबैलेंस फोर्स को, हमने ये जो एग्जाम्पल लिया है इसके द्वारा बहुत अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे वो कौन सा फोर्स है जो इसको बैलेंस करता है, इसके बारे में भी। क्योंकि पहले हम डेफिनेशन को इसलिए देखते हैं ताकि जब हम समझाएं, जब उसको हम क्लेरिफाई करें, जब उसको हम इलस्ट्रेट करें, तो ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो। बात है अनबैलेंस फोर्स। कहता है कि व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन सक्सीड टू प्रोड्यूस चेंज, succeed to producing change in the state of rest or uniform motion, state of rest or motion or direction or serpent size of the body is called unbalanced force। जब कोई वस्तु के ऊपर फोर्स लगाएं और वह फोर्स उस वस्तु के अंदर, उस वस्तु पर कोई अफेक्ट दिखा दे, जैसे वो वस्तु अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ गया, और अगर मोशन में है तो रेस्ट में आ गया, उसके डायरेक्शन चेंज हो गए, उसके स्टेप एंड साइज चेंज हो गए, तो वी कैन सी दिस फोर्स, दिस अप्लाइड फोर्स इज अनबैलेंस्ड। वो फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो अनबैलेंस फोर्स है। तभी तो उसमें इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि फोर्स का जब भी हम स्टडी करते हैं तो उसके परिणाम को ही देखते हैं, उसके अफेक्ट को ही देख करके उसकी स्टडी करते हैं। क्योंकि फोर्स इज अनसीन, फोर्स इज अनविजिबल, वी कैन ओनली फील द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। हम सिर्फ उसके इफेक्ट्स को फील कर सकते हैं और उसी से उसकी स्टडी होती है। तो चलिए, अब इस बैलेंस अनबैलेंस फोर्स को समझने के लिए हमने ये जो डायग्राम जो यहाँ पर जो मैंने लिया है, जो ये फिगर के जरिए जो मैंने समझाने का प्रयास करेंगे, उसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे। क्या है? कहता है इन फर्स्ट पोजिशन। देखिए, इसमें जो है ना 3 तरह का कंडीशन उत्पन्न होगा। देर आर थ्री कंडीशंस कम्स आउट। यहाँ से 3 तरह के कंडीशंस बाहर आएंगे। वो कंडीशन क्या होंगे, हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ जो मैंने स्पेस छोड़ा है इसमें समझाने का ही प्रयास करेंगे। तो पहला में जो, जैसा कि आपने देख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है और इसके ऊपर एक फोर्स लगा है F1 फोर्स लगा है, और जब फोर्स F1 लगा है तो कहता है नो चेंज, मतलब कोई प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आखिर जो F1 फोर्स लगा वो गया कहाँ, क्या हुआ? तो ऐसा देखा गया है कि जब जैसे ये जो कांटेक्ट एरिया जो है, जो सरफेस पे रखा हुआ जो कांटेक्ट एरिया है, ये ज़्यादा चौड़ा है ना, और अब वही अगर व्हील हो, इतना ही वेट का, इतना ही वजन का अगर व्हील हो, तो व्हील को हम आसानी से लुढ़ा सकते हैं, आसानी से उसको लुढ़ा के ले जा सकते हैं। क्यों? ड्यू टू कांटेक्ट एरिया। क्योंकि इसमें जो कांटेक्ट एरिया है, कांटेक्ट एरिया मतलब समझ रहे हैं, जो सतह जो कांटेक्ट में है सरफेस के, है ना, वो एक कांटेक्ट एरिया। तो जो कांटेक्ट एरिया है, अगर हम उसको घटा देते हैं तो देखते हैं कि जो फोर्स जो अप्लाइड होता है वो कम फोर्स लगाने पर भी उसमें मूवमेंट आ जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो आखिर ये सोचने की बात है कि जब हम कांटेक्ट एरिया जब घटाते हैं तो होता क्या है, जब कांटेक्ट एरिया को जब हम कम करते हैं तो क्या होता है, जिसके कारण हमें कम फोर्स लगाने पर भी उस वस्तु में, उस ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट हो जाती है, उस ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन हो जाता है, कोई चेंजेज आ जाते हैं। तो एक चीज़ और समझिए, अगर मान ली इसी वस्तु को, इसी ऑब्जेक्ट को और इतना ही कांटेक्ट एरिया वाले ऑब्जेक्ट को, मतलब कह दीजिए कि सेम ऑब्जेक्ट को,
अगर हम किसी रफ मतलब समझ रहे हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते में अगर रख दें, उसको ढकेलने का प्रयास करें, उसको पुश करने का प्रयास करें, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर भी वो पुश ना हो। लेकिन जब इसी ऑब्जेक्ट्स को, जब किसी हम चिकने सरफेस का, नहीं मतलब किसी स्मूथ सरफेस पे अगर हम रखते हैं और उसको ढकेलने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो फोर्स वहाँ लगाने पर भी वो हिला नहीं, वो वस्तु जो है किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं आए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उतना ही फोर्स लगाने पर ये वस्तु में मूवमेंट हो गया। आखिर इसका क्या कारण है? हमने दो एस्पेक्ट्स को आपके सामने रखा। पहला कॉन्टैक्ट एरिया, जब कॉन्टैक्ट एरिया को घटाते हैं और इसके वेट को उतना ही रखते हैं, उसके वजन को उतना ही रखते हैं, तो भी देखते हैं कि जब कम फोर्स लगाते हैं तो वस्तु चल देती है। दूसरा हमने कहा सरफेस, जो सतह जहाँ पर वस्तुएं रखी है, अगर वो सरफेस स्मूथ हो, चिकना हो, तो भी फोर्स कम लगाना पड़ता है। आखिर कारण क्या है? कारण है जब दो सतह के बीच जब मूवमेंट की बात आती है, जब कोई वस्तु चलने के लिए प्रारंभ करती है, तो उसको रोकने के लिए एक फोर्स लगता है जिसको हम घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो नेचर होता है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, किस पर डिपेंड करता है, तब हम समझ पाएंगे कि बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, आखिर जो फोर्स हम लगाते हैं वो बैलेंस किसके द्वारा होता है, और जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है उसका अमाउंट क्या होता है। ओके, अब चलते हैं। जब बात आती है फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन कहता है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन जो फोर्स होता है ये कहता है फ्रिक्शन एज द फोर्स which is opposite in nature of applied force. Friction force is opposite in nature of applied force. जो फोर्स अप्लाई होता है उसके अपोजिट होता है। कहता है कि when two objects या two bodies contact to each other, a force is work between contact surface of the object to restrict the movement, restrict the motion of the object. कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है? कहता है व्हेन टू बॉडीज कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, a force is work between contact surface of the body to contact surface of the body which restrict the, यहाँ पे जो ये है ना, तो which restrict the motion of the object. It means the nature of the friction is always opposing of the applied force. It means यहाँ पर हम कह सकते हैं which restrict contact surface of the objects which restricts
restrict motion of the object. That is the nature of the friction force is always opposing to the applied force. समझ गए? जब बात आती है कि फोर्स टू कहता है व्हेन टू बॉडीज कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, a force is work between contact surface area of the of the objects which restrict motion of the object. That is the nature of the friction force is always opposing to the applied force. जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिंग नेचर रखता है. सपोज डैट जैसे मान लिया जाए कि अगर हम जैसे दो हथेली को हम अगर रगड़ते हैं, ये जो हथेली है इसको हम रगड़ने का प्रयास करते हैं, जब इस सरफेस देखिए कांटेक्ट सरफेस है, ये हथेली जो है ये दोनों कांटेक्ट में आ रहा है, दिस इज द कांटेक्ट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जब कांटेक्ट में ये आता है और जब हम इसमें मूवमेंट करने का प्रयास करेंगे तो अगर मूवमेंट इस हथेली का मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ होगा तो अपोजिंग फोर्स डायरेक्शन का अपोजिट होगा. अपोजिंग फोर्स का डायरेक्शन जो फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा. और अगर हम फिर इसी को अगर हम नीचे लाने का प्रयास करेंगे तो इसका जो अपोजिंग होगा वो जो अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट होगा. अपोजिंग नेचर होता है, उसको अपोज करता है, उसके विरुद्ध काम करेगा वो. क्लियर? तो अब आपने ये समझ गए कि जो बैलेंस करने वाली जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स है. वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स है. जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया और स्मूथनेस ऑफ द सरफेस. ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फोर्स है जो इसको बैलेंस करता है वो कौन सा फोर्स है? वो फोर्स है फ्रिक्शन. आ गई समझ में कि वो कौन सा फोर्स है जो इसको अपोज करता है, जो इसको बैलेंस करता है? फ्रिक्शन फोर्स. तो यहाँ पर जो पहला नेचर कहता है, पहला केस जो कहता है, देयर आर थ्री केस, there are three condition arise. यहाँ पर तीन कंडीशन अराइज होता है. पहला कहता है कि F1 इज लेस देन फ्रिक्शन. अगर F1 जो फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है, अगर F1 में कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहां पर लिख सकते हैं अप्लाइड फोर्स. F1 is less than friction. There is no change. No changes. कोई चेंज नहीं होगा. जब फ्रिक्शन फोर्स जब लेस रहेगा, जब अप्लाइड फोर्स जब लेस रहेगा फ्रिक्शन से, तो समझ जाइए कि उस वस्तु में कुछ भी होने वाला नहीं है. क्लियर? दूसरा कंडीशन कहता है, जैसा कि ये पहले जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर लिखा गया है, जो पहला जो ऑब्जेक्ट दिया गया है इसमें F1 जो लगाए गए हैं, F1 फोर्स जो अप्लाइड हुआ है, ये F1 फोर्स, तो ये F1 फोर्स जो है ये फ्रिक्शन से क्या है? कम है. F1 इज लेस देन फ्रिक्शन फोर्स. जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स का नेचर क्या है? अपोजिंग नेचर है. वो ऑलवेज अपोज करता है, वो ऑलवेज अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है. तो फ्रिक्शन फोर्स अगर ज़्यादा हो जाएगा अप्लाइड फोर्स से तो देयर इज नो चेंज टेक प्लेस in the object. There is no effect seen in the object. कोई इफेक्ट जो है ऑब्जेक्ट पर नहीं दिखेगा. दूसरा केस, यहां पर जो हमने दूसरे केस को जब लिया है, दूसरे ऑब्जेक्ट में लिखा है जस्ट सेट इन मोशन. जस्ट सेट मोशन में हुआ नहीं है, जस्ट सेट इन मोशन. कहने का मतलब कि अब जो है वो चल पड़ेगा, अब जो है उसका मूवमेंट हो जाएगा. अब हो जाएगा, होने वाला है नहीं, वो मतलब हुआ नहीं है, अब हो जाएगा. जस्ट सेट इन मोशन. तो जस्ट सेट इन मोशन जब बात होती है, तो जब सेट इन मोशन की जब बात होती है तब वहां पर क्या होता है, ये जो सेकंड कंडीशन से राइज होते हैं. और उसमें क्या होगा कि ये जो F2 होगा,
F2, जो F2 होगा, F2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। तो जब फ्रिक्शन फोर्स के जब बराबर हो जाएगा F2, तो इन दिस कंडीशन वी कैन से दिस ऑब्जेक्ट इज जस्ट बैलेंसिंग द अप्लाइड फोर्स। ये जो फोर्स जो है बैलेंस हो चुका है। अब अगर इसके बाद अगर कोई फोर्स अगर हम लगाते हैं तो इफेक्ट सीन इन दिस ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में अब इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो जो थर्ड कंडीशन आता है, जो थर्ड कंडीशन है, ये तीन कंडीशन यही कहता है, जो तीसरा कंडीशन यही कहता है कि जब F1, ये जो नहीं, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है जो ये हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स था वो F1 प्लस F2 था। क्या था? F1 प्लस F2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी नो चेंज होगा, नो चेंजेस। क्यों? क्योंकि जब F1 प्लस F2 जब इक्वल हो जाएगा फ्रिक्शन का, तो अभी तो वस्तु लगेगा कि नहीं, अब अगर ढकेलेंगे तो चल देगा वो। अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वस्तु में कोई ना कोई इफेक्ट दिखेगा ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशंस देयर इज नो चेंज। ये तो यहाँ पर भी अनबैलेंस फोर्स है, लेकिन इसलिए है और इसलिए कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स का जो नेचर है वो ये है कि अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करता है। और जब तक अप्लाइड फोर्स को वो बैलेंस करेगा तब तक कोई मूवमेंट या कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही F1 प्लस F2, यानी जब फोर्स को जब हमने बढ़ाया, यहाँ तो सिर्फ F1 फोर्स लग रहा था, देयर इज नो चेंज। जब F2 फोर्स लगाए तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, एकदम बैलेंस हो गया। अब इसमें दोनों का दोनों बैलेंस हो चुका है। जैसे रस्साकसी का खेल खेलते हैं ना, देखते हैं जब कभी कोई ऐसा कंडीशन आता है जब दोनों तरफ से जब फोर्स सेम हो जाता है तो ना तो इधर से खींचा जा सकता है ना उधर से, बीच में एकदम साइलेंट हो जाता है ना। तो दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन। वो जो होता है वो बैलेंसिंग कंडीशन होता है। तो यहाँ पर भी वही है कि F1 और प्लस F2 जब दोनों लग गया तो फ्रिक्शन को बैलेंस कर दिया। लेकिन जब हम केस नंबर 3 की ओर चलेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3। अब यहाँ पर जो कंडीशन है, मैंने एक फोर्स और बढ़ा दिया। F1 तो लग ही रहा था, प्लस F2 प्लस F3 इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स चेंजेस टेक्स प्लेस। अब यहां पर क्या है, चेंज होगा, या हम कह सकते हैं प्रोड्यूसिंग चेंज, सक्सीड टू प्रोड्यूसिंग चेंज, प्रोड्यूसिंग चेंज। अब देखिए यहां तक जो भी फोर्स लगा, F1 लगा, तो ये सफल नहीं हुआ कि उसमें कोई परिवर्तन ला सके। F2 जब लगा, F1 प्लस F2, तो उसको जस्ट बैलेंस किया, ये भी सफल नहीं हुआ कि कुछ परिवर्तन ला सके। जब F1 प्लस F2 प्लस F3 जब लगाए, तब देखे कि उसमें जो है ये फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गया और उसमें वस्तु में ये सफल हो गया कि उसमें हम परिवर्तन ले आया, उसमें मूवमेंट करा दिया। दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जब भी हम किसी वस्तु में कोई परिवर्तन को अगर देखते हैं, कोई चेंजेस अगर आता है फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो वी कैन से दिस इज द अनबैलेंस फोर्स। मतलब अनबैलेंस फोर्स के कारण ही किसी वस्तु में कोई इफेक्ट, कोई परिणाम दिखता है। क्लियर? तो जहां तक बात होगी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की, इसको हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं
कि क्या जो हमने पहले जो फोर्स का जो डिफिनेशन हमने जो पढ़ा वो कितना सही है। अब आगे जब बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाकई में फोर्स का जो डिफिनेशन है वो क्लास 8 तक ही है। क्लास 9 और इसके एबव के स्टैंडर्ड में जो डिफिनेशन आएंगे वो आपके सामने होंगे। हमने बैलेंस अनबैलेंस कंडीशंस को देखा। अब कहते हैं कि व्हेन रिलेट दी टू एबव, जो दो कंडीशन है, कहता है व्हेन रिलेट दी टू एबव सिचुएशन वी कंक्लूड दैट, ये जो दोनों बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन का जो सिचुएशन है, जब इस दोनों को जब हम रिलेट करते हैं तो हम क्या पाते हैं, तो हम ये निर्णय निकालते हैं, ये कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि फोर्स जो है, कहता है फोर्स इज डिफाइंड एज, फोर्स को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि अ पुश और पुल। कहता है कि फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल, खींचना और ढकेलना। कब? व्हेन प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस। दिस इज, यहाँ पर देखिए पहले तो हमने ये पढ़ा था प्रोड्यूसेस, कि पुश एंड पुल प्रोड्यूसेस चेंज इन दी ऑब्जेक्ट्स, है ना, मोशन, रेस्ट, डायरेक्शन एंड शेप एंड साइज। बट हियर this words is added in this definition due to, तो ये जो है प्रोड्यूसेस जो है ये आपको अनबैलेंस फोर्स की चर्चा करता है ना। जब अनबैलेंस फोर्स रहेगा तो प्रोड्यूस होगा। लेकिन टेंड्स टू प्रोड्यूस मतलब परिवर्तन करने के लिए, है ना, कोशिश करना ना, कंपेल करने मतलब टेंड्स टू प्रोड्यूस, फोर्स तो लगा, वो परिवर्तन करने का प्रयास किया लेकिन परिवर्तन नहीं हो सका, तो उस कंडीशन को भी हम इस फोर्स के डिफिनेशन में ऐड करेंगे, जिसमें हम फोर्स लगेगा लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो जो पहले जो हमने जो फोर्स का जो डिफिनेशन पढ़ा था पुश एंड पुल का, उसमें ये बात सामने नहीं आई थी कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें अगर परिणाम नहीं दिखेगा तो फोर्स का क्या होगा, ये उसमें इंक्लूड नहीं था। बट हियर कहता है कि फोर्स इज डिफाइंड एज पुश एंड पुल विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस करना यानी उत्पन्न करना और उत्पन्न करने की प्रयास करना, अ चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और इट्स डायरेक्शन और इट्स शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो यहाँ पर जो बातें आई, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। ये फोर्स का जो है कंप्लीट डेफिनेशन है, जिसमें कहा गया है कि फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुल और पुश विच प्रोड्यूस या विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस। विच प्रोड्यूसेस यानी उत्पन्न करता है और उत्पन्न करने का प्रयास करता है, उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है। क्या? चेंज इन मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, इट्स डायरेक्शन एंड शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसमें इस तरह के इस सारे परिवर्तन को करने का प्रयास करता है या करता है, उसको हम फोर्स कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि फोर्स के बारे में जो एक लाइन और कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, वो ये मिलेगा कि फोर्स, अनबैलेंस फोर्स या फोर्स इज द एक्सटर्नल काउज। क्या? फोर्स इज द एक्सटर्नल काउज। अब ये जब बात आती है कि फोर्स इज द एक्सटर्नल काउज, तो हाँ, जब कोई वस्तु किसी तरह से अगर पड़ा हो कहीं भी, किसी भी रेस्ट में हो या मोशन में या यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो उसमें कोई परिवर्तन लाने के लिए किसी बाहरी फोर्स की आवश्यकता होती है। उसके अंदर का फोर्स उसमें कुछ नहीं कर सकता है। जैसे आपके घर में कोई भी वस्तु पड़ा हो, एज फॉर एग्जाम्पल आप अपने बुक को ही ले लीजिए। व्हेन बुक इज laying on the table, there is no change take place itself, क्योंकि जो फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, उसके ऊपर नहीं लग रहा है। When external force is applied on this book, the change take place. The change take place with respect to position, with respect to shape and size, motion। तो ये सभी चेंजेस जो होते हैं बिना एक्सटर्नल फोर्स की पॉसिबल नहीं है।
तो साथियों, जब भी हम चेंजेस की बात करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़रूरी होता है, वो भी अनबैलेंस फोर्स। एक्सटर्नल में अनबैलेंस फोर्स ज़रूरी होता है। अब साथियों, यहाँ पर जैसे ही हम आगे की स्टडी करेंगे लॉ ऑफ मोशन की, तो उसमें एक चीज़ें और स्पष्ट होगी जो कि मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जब आगे ये बात आएगी तो ये आप सोचने लगेंगे कि सर तो उस समय ये बताए थे, तो अब ऐसा कैसे हुआ। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज काउंटेबल व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स तभी काउंटेबल होगा, तभी हम इसको मानेंगे, तभी ये अप्लाई होगा, तभी ये लगेगा जब कोई बाहरी फोर्स इस पर अप्लाई होगा। जैसे मान लिया कि हवा का झोंका इस पर अप्लाई हो रहा है, तो हवा का जो झोंका अगर इस बॉडी के ऊपर लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा उस बॉडी को मूवमेंट होने से या किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन होने से बचाएगा। मैंने कहा भी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कॉन्टैक्ट सरफेस और रफनेस ऑफ द सरफेस। कॉन्टैक्ट एरिया है, कॉन्टैक्ट एरिया कितना है उस पर डिपेंड करता है, और इसका रफनेस, सरफेस का रफनेस क्या है इस पर डिपेंड करता है। तो साथियों, फोर्स के भी जितने जो आयाम थे, जितने भी जो फैक्ट्स एंड फिगर थे, हमने समझ चुके हैं। अब हम जो समझेंगे वो समझेंगे लॉ ऑफ मोशन को। लॉ ऑफ मोशन, ऐसा नहीं है कि फोर्स अलग है और लॉ ऑफ मोशन अलग है, नहीं, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। तभी तो इस चैप्टर में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो साथियों, अब चलें लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं कि लॉ ऑफ मोशन क्या है। साथियों, अब तक हम फोर्स के कंप्लीट डेफिनेशन को जान चुके हैं। फोर्स का डेफिनेशन कैसे कैसे कंप्लीट हुआ, पहले क्या था, अब क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर रखी है। इसके जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर थे, जितने भी आयाम थे, जितने भी पॉइंट्स थे, हमने सभी के ऊपर उसकी चर्चा की है। फोर्स का जो कंप्लीट डेफिनेशन हमने प्राप्त किया वो एक्चुअली में वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन आपको हमेशा आगे तक कैरी होते रहेगा। साथियों, अब जैसा कि आपका चैप्टर का जो हेडिंग फोर्स है, तो फोर्स के बारे में हमने जान रखा है। फोर्स तो हम तो जान चुके हैं, फोर्स क्या है, कैसे क्या है, क्या लगता है, फोर्स का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, कहाँ क्या है, एवरीथिंग इज नोन अबाउट फोर्स। हम लोग फोर्स के बारे में सारी चीज़ें लगभग जान चुके हैं। अब है लॉ ऑफ मोशन। साथियों, जैसा कि अब तक आप सुने भी होंगे, अब इस सेशन का लगभग 3 से 4 महीने बीत चुके हैं, तो ये भी जान चुके होंगे कि लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन्स के द्वारा दिया गया है। बट न्यूटन्स के द्वारा जो लॉ ऑफ मोशन की जो परिकल्पना की गई है, जो कॉन्सेप्शन है उसका, जो इसको इमेजिन किया गया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट छुपा हुआ है। पीछे, उसके पीछे, यानी पूरी इस लॉ ऑफ मोशन को आने से पहले जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आई, कहाँ से इसका इमेजिनेशन किया गया, ये सारे पॉइंट्स कहाँ से कम्स आउट हुए हैं, कहाँ से आए, इन सभी के ऊपर हम पहले चर्चा करेंगे, तभी लॉ ऑफ मोशन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लॉ ऑफ मोशन को जानने से पहले इस चीज़ को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉ ऑफ मोशन का जो बेस है वो अभी जो हम पढ़ेंगे वो है, उसके पीछे का जो एस्पेक्ट्स है वो है, और इसको हम जानने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। साथियों, लॉ ऑफ मोशन को जानने से पहले जो लॉ ऑफ मोशन का जो एक्सपेरिमेंट है, मोशन और फोर्स के बारे में जो स्टडी है, सबसे पहले जैसा कि हमने फोर्स के बारे में भी, जब फोर्स को हम डिफाइन कर रहे थे उसमें भी बताए थे, गैलीलियो और न्यूटन्स ना, गैलीली और न्यूटन के द्वारा जो स्टडी की गई है वही आधार बना, फोर्स का डेफिनेशन वहीं से कम्स आउट हुआ। साथियों, जो गैलीली है वो वाकई में बहुत ही उम्दा, बहुत ही बड़े थॉटर, बहुत ही ग्रेट थिंकर एंड थॉटर थे वो। उनके द्वारा जो स्टडी की गई है फोर्स के ऊपर और मोशन के ऊपर, ये फोर्स और मोशन के ऊपर जो स्टडी की गई है, उनका ही स्टडी न्यूटन्स ने, जो न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने उसकी स्टडी की और बहुत अच्छे तरीके से स्टडी की, उसको एक वे में लाया और उसी को उन्होंने लॉ ऑफ मोशन का नाम दिया, जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। दरअसल
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जितने भी एस्पेक्ट्स, जितने भी आयाम हैं, जितने भी लॉ हैं, ये 3 लॉ हैं, है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों लॉ को अगर आप स्टडी करेंगे, और अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में लॉ ऑफ मोशन का श्रेय न्यूटन्स को नहीं, गैलीलियो गैलीली को जाना चाहिए। क्योंकि गैलीलियो गैलीली ने जो स्टडी की, उसी के आधार पर न्यूटन साहब ने लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट किए, लॉ ऑफ मोशन को दिए। साथियों, चलते हैं क्या एक्सपेरिमेंट है, कैसे कैसे उनकी स्टडी चली थी गैलीलियो गैलीली की, उसके बारे में वो स्टडी करते हैं। साथियों, द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय गैलीलियो गैलीली टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। गैलीलियो गैलीली जब इसके ऊपर स्टडी स्टार्ट की, तो उसके पहले जो एक अवधारणा थी मोशन के बारे में, वो ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, जब कोई अनबैलेंस फोर्स लगता है, तब उसमें एक मोशन होती है, और आफ्टर सम टाइम दिस ऑब्जेक्ट कम्स इन रेस्ट, और कुछ समय बाद वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में आ जाता है। तो इसका कंक्लूजन ये लोग निकाले थे उस समय कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ रेस्ट इज़ द नेचुरल वे, नेचुरल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट है, यानी विराम की जो स्थिति है, किसी वस्तु को रुके रहने की जो स्थिति है, उसको मान लिया गया था कि ये नेचुरल स्टेट है, ये प्राकृतिक एक गुण है किसी वस्तु का, ऐसा मान लिया गया था। लेकिन गैलीलियो गैलीली के आसपास दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोशन थे जो अनसुलझे हुए थे, जिनका कोई अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। जैसे कोई वस्तु को अगर हम मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, उसको रोकने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, या कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, उसको ये बढ़ाने के लिए, उसको स्पीड में लाने के लिए, उसको मोशन देने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। और तीसरा कि अगर फोर्स को लगाता रहे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ते रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था। तो कुछ लोग ऐसा मानते थे कि चलो ये चीज़ें हैं, उसको लेकर के बहुत सारे दिनों तक यही चलता रहा कि जो रेस्ट है वो नेचुरल स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का। लेकिन इन सभी प्रश्नों को सुलझाने के लिए, इन सभी क्वेश्चंस को सुलझाने के लिए गैलीलियो गैलीली और सर आइजैक न्यूटन ने जो अप्रोच लिया, उस अप्रोच में जो छुपी हुई थी, उससे तो हमने फोर्स को निकाला। और अब गैलीलियो गैलीली का जो एक्सपेरिमेंट है, उससे हम लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं कि लॉ ऑफ मोशन का ये कितना लॉ ऑफ मोशन को ये प्रमोट करता है। यानी लॉ ऑफ मोशन को बनाने में न्यूटन साहब को ये थ्योरी जो है, इनका ये जो एक्सपेरिमेंट है, कितना सहायक होता है। तो साथियों, हम यहाँ पर 3 इंक्लाइन प्लेन को दिखाए हैं, जिसको हम केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड, ये 3 तरह के केस को पढ़ेंगे। ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये गैलीलियो गैलीली के द्वारा सोचा गया इंक्लाइन प्लेन है। उन्होंने ये सोचा कि जब कोई ऑब्जेक्ट को, जब हम एक इंक्लाइन प्लेन पर जब हम उसके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या क्या मिलता है। उन्होंने क्या किया कि एक इंक्लाइन प्लेन बनाया जिसका इंक्लिनेशन जो है ये सेम है। इंक्लिनेशन क्या सेम है। तो इस इंक्लाइन प्लेन पे, और इसका स्मूथ, इसका सरफेस जो है ना स्मूथ है, रफ नहीं है, सरफेस स्मूथ है। तो साथियों, अगर हम स्मूथ सरफेस के ऊपर, और खास करके जब इंक्लाइन प्लेन है, तो विदाउट एनी नॉलेज ऑफ ग्रेविटी, ये हम कह सकते हैं कि बॉल नीचे गिरेगा। कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डेली लाइफ में इस तरह की घटनाएं घटती आ रही है। इसलिए हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ड्रॉप होगा इस इंक्लाइन प्लेन पे, तो वो नीचे आएगा, और ये ऊपर जाएगा, और कितना जाएगा, कहाँ जाएगा, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये नीचे आएगा, ये तो हम कह सकते हैं। तो साथियों, उस समय भी यही स्थिति थी। उस समय भी यही स्थिति थी। लोगों को ये पता नहीं था कि ये बॉल के ऊपर कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर घटती या बढ़ती है, एक्सेलरेशन अगर होता है, तो इसका मतलब है अ कंटिन्यूअस फोर्स, अ फोर्स अप्लाइड कंटिन्यूअसली ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स जो है उस वस्तु के ऊपर कंटिन्यूअसली अप्लाई हो रहा है। तो जब बात यहाँ आती है, तो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है।
तभी तो इसमें मोशन है, और इस मोशन के कारण इसकी स्पीड जो है बढ़ती है, और ये कहाँ तक जाती है इस चीज़ को हम देखेंगे। गैलीलियो गैलीली ने जब इस बॉल दैट मीन्स मार्बल समझते हैं, जो बच्चे जो कंचे जो खेलते हैं ना, कंचे, वो मार्बल होता है। तो इस बॉल को, क्योंकि कंचे को इसलिए लिया गया है, बॉल को इसलिए नहीं लिया गया है कि हमें स्मूथ सरफेस लेना है। इट मीन्स वी कैन इमेजिन द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस एंड द ऑब्जेक्ट्स इज ऑल्सो द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो फ्रिक्शनलेस। ये हमें इमेजिन करना होगा, बिकॉज दिस इज नॉट रियल सिचुएशन क्रिएटेड एट एनी टाइम। किसी भी समय हम इस तरह के रियल सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि सरफेस फ्रिक्शनलेस हो जाए, बट वी कैन इमेजिन, हम इसे इमेजिन कर सकते हैं। और अगर हम फ्रिक्शनलेस सरफेस को अगर उत्पन्न करने में कामयाब हो जाते हैं, तो जो इनका इमेजिनेशन है, जो इन्होंने उस चीज़ को मान करके जो बाहर निकाला है, वो 100% सही है। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जब ये बॉल इस पर ड्रॉप होता है तो अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बॉल, एक फोर्स इस पर लगता है जो जी है, ग्रेविटी। अब ये जब ग्रेविटी लग रहा है, तो ये जो ग्रेविटी है, इस ग्रेविटी का दो आयाम हो सकता है। इस ग्रेविटी का दो आयाम हो सकता है। एक, अगर हम देखिए, उतना जानने की आवश्यकता नहीं है बस, क्योंकि अगर उतना जानेंगे तो फिर वो हायर स्टैंडर्ड का हो जाता है। ये जो है ना, ये क्योंकि जो अर्थ की जो ग्रेविटी है हमेशा नीचे की तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, लेकिन ये बॉल का मूवमेंट तो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस ग्रेविटी का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो है इस बॉल के ऊपर लगता है, बाकी कुछ जो पार्ट है इस सरफेस के द्वारा बैलेंस कर लिया जाता है। लेकिन इस जी का जो हिस्सा जो उस पर लगता है वो कंटिन्यूअस है। इट मीन्स द स्पीड ऑफ द बॉल increase continuously because the force of gravity applied on it continuous। क्योंकि ये फोर्स जो है ग्रेविटी का इस पर अप्लाई कंटिन्यूसली हो रहा है। तो ये जो बॉल है, यानी इस सरफेस तक आने तक जब यहाँ पर आएगा ये बॉल, तो इसकी स्पीड जो होगी इंक्रीज होगी। लेकिन जब ये बॉल इस ऊपर की तरफ, जैसा कि आपको ये इमेजिन होगा, आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जब बॉल यहाँ गिर रहा है और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो ये बॉल क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, अपना एक स्पीड है, एक वेलोसिटी है, एक एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को लेकर आगे बढ़ेगा। तो जब ये इस एक्सेलरेशन को जब लेकर के आगे बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो द मूवमेंट ऑफ दिस बॉल इज अगेंस्ट ग्रेविटी। ये जो मूवमेंट है इस बॉल का, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है। और ये जो ग्रेविटी आपको जो लग रहा है, इस पर जो जी लग रहा है, ये टोटल जी नहीं है। जो जी यहाँ पर इस बॉल के ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा था, वही जी, उतना जी का वही हिस्सा इस बॉल के ऊपर ये इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। जब ये बॉल आपकी ओर बढ़ रहा है, तो आप ये कल्पना कीजिए कि जो स्पीड इसने एक्वायर किया यहाँ तक, जो वेलोसिटी इसने एक्वायर किया एट दैट पोजिशन, वो वेलोसिटी अब आगे बढ़ेगी लेकर के। और ऐसा देखा गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स दैट मीन्स एयर, दैट मीन्स फ्रिक्शन ऑफ द जो बॉल है उसके सरफेस का फ्रिक्शन, जो सतह है उसकी सरफेस का फ्रिक्शन, ये सब अपोजिंग फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, अपोजिंग फोर्स इज एब्सेंट। जब अपोजिंग फोर्स जब एब्सेंट होगा, तो इस बॉल के अंदर जो भी वेलोसिटी क्रिएट होगी, उस वेलोसिटी के कारण ये बॉल ऊपर की ओर आगे बढ़ेगा, और ये बॉल उतना ही हाइट को पहुंचेगा, उतना ही हाइट एक्वायर करेगा जितना हाइट से इस बॉल को ड्रॉप किया गया था। क्यों? क्योंकि इस बीच में किसी प्रकार का कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगता है, सिर्फ एक अपोजिंग फोर्स है, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब हम एक ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, तो ये जितनी हाइट से यहाँ से ड्रॉप की गई थी, आफ्टर reaching on this point, after reaching on the bottom, it also reach at that height। तो ये क्या होता है कि इस हाइट को अक्वायर करने का प्रयास करता है, और ये बॉल जो है अंततः ये बॉल यहाँ पहुँच जाएगा। ये बॉल नहीं है, कंचा है। बॉल नहीं है, क्या है, कंचा है। मैंने हर बार कहा है कि ये जो बॉल मार्बल है, जिसको कि हम खेलने का प्रयास करते हैं,
ये मार्बल है। अब यहाँ पर देखिए ये दिस सेम हाइट, ये जो हाइट है आपका ये h है ना, और ये भी हाइट को जो अक्वायर किया है ये भी h को अक्वायर किया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है, प्रश्न ये उठता है कि अगर हाइट ही फैक्टर है कि उतने हाइट को अक्वायर करेगा, तो इसके पीछे क्या कोई और दूसरा रीजन हो सकता है? यदि हम इंक्लिनेशन को घटा दें, ये जो इंक्लिनेशन है वो सेम है, थीटा है, थीटा इज ऑलवेज थीटा, ये इंक्लिनेशन सेम है, ये जो इंक्लिनेशन है वो सेम है, बट जो चढ़ने वाली जो इंक्लिनेशन है जिसमें बॉल जो है चढ़ाई करेगी, वो इंक्लिनेशन को हमने घटाया है और ये फ्रिक्वेंटली घटाते गए हैं। उसी में से हम कोई एक केस को लिए जिसमें इंक्लिनेशन जो है दूसरी सरफेस का वो y है, तो y इज लेस देन, हेयर क्या है, हेयर द इंक्लिनेशन ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन y, हेयर थीटा इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि थीटा है, थीटा इज इक्वल टू थीटा, बट ये जो इंक्लिनेशन है ये आपका लेस देन है। क्लियर? अब ये बात आती है कि क्या होगा, अब क्या ये जितनी दूरी तय किया है उतना ही दूरी जाके रुकेगी, या फिर वही बात होगी कि जितना हाइट से इसको ड्रॉप किया गया था उतना ही हाइट को यहाँ एक्वायर किया था, क्या यहाँ भी वही प्रयास होगा कि जितना हाइट से इस बॉल को ड्रॉप किया गया है उतनी ही हाइट को प्राप्त करेगा? हाँ साथियों, ऐसा देखा गया, ऐसा गैलीली ने ऐसा कंक्लूड किया, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ऐसा पाया कि जब जो ये बॉल का जो हाइट है जहाँ से हम इस बॉल को ड्रॉप किए हैं, ये बॉल आफ्टर ये बॉटम पर आने के बाद इस बॉल की जो हम देख रहे हैं, जो नेचर देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो सेम हाइट को प्राप्त कर रहा है। चाहे इसकी दूरी आप अब ज़रा देखिए कि ये जो है इस बॉल की जो दूरी है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस कवर बॉटम ये कम है, ऐसा भी दिख रहा है, बट ये जो डिस्टेंस ज़्यादा है, दिस इज़ नॉट अ फैक्ट, ये फैक्ट नहीं है। डिस्टेंस क्या है नहीं है इसमें कोई जान नहीं है, इसमें कोई फैक्ट छुपा हुआ नहीं है। फैक्ट ये छुपा हुआ है कि ये जो बॉल है हर हाल में इस हाइट को एक्वायर करना चाहता है। आखिर क्यों? ये बॉल जो है इस हाइट को ही एक्वायर करना चाहता है, क्यों? अगर इसका डिस्टेंस को हम देखें तो यहाँ तक इस हाइट को एक्वायर करने के लिए लगभग जस्ट इससे दुगनी डिस्टेंस को इसको कवर करना पड़ा है, लेकिन फिर भी ये बॉल उस मैक्सिमम हाइट को प्राप्त कर लेता है जिस मैक्सिमम हाइट से इस बॉल को ड्रॉप किया गया था। तो साथियों, आपको थोड़ा सा ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स, जो फोर्स लग रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटी है। और ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटी है इस हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जो ग्रेविटी है वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, और इस हाइट, अगर ये हाइट 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हमने ये जानने के लिए कि ये दोनों सेम है हाइट, ये 12 सेंटीमीटर से अगर ये ड्रॉप हुआ है तो 12 सेंटीमीटर तक जी इस पर वर्क किया है, 12 सेंटीमीटर तक, है ना, जी इस पर वर्क किया है 12 सेंटीमीटर की हाइट तक। तो जब ये बॉल यहाँ पर आएगा और जितनी जो वेलोसिटी इसने प्राप्त किया है, जितनी वेलोसिटी इसने एक्वायर किया है, तो उस वेलोसिटी को अब ये क्या करेगा, क्योंकि इस पर यहाँ पर जो जी लग रहा था, ये क्या लग रहा था, इसको असिस्ट कर रहा था, इसकी स्पीड को बढ़ा रहा था, इसकी स्पीड को, मतलब इसको एक रेनफोर्स कर रहा था, इसको और जो है उसको बल दे रहा था आगे बढ़ने में, उसकी स्पीड को बढ़ाने में। लेकिन जब इस सिचुएशन की बात करते हैं, जब यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो जी लग रहा है, इसके जो सिचुएशंस हैं, यानी इसके जो वेलोसिटी हैं, इसके वेलोसिटी को क्या कर रहा है, इसके वेलोसिटी को ये काउंटर पार्ट करने का प्रयास कर रहा है, काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, यानी ये जो जी जो लग रहा है इसके वेलोसिटी के विरुद्ध लग रहा है। लेकिन फिर भी ये आपको याद होगा कि जिस स्पीड को इसने एक्वायर किया है, और यहाँ पर जब जीरो है तो इसकी स्पीड को जीरो होने के लिए उस हाइट तक जाएगा, है ना। ऐसा देखा गया, इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि ये बॉल जो है उस हाइट को एक्वायर करता है, ये जो डिस्टेंस को नहीं देखा जाता। डिस्टेंस क्या है, डजंट मैटर,
डिस्टेंस कितना कवर किया, ये यहाँ पर कोई मायने मतलब नहीं रखता है। हर कंडीशन में हर बार जब इंक्लिनेशन को कम किया गया, ज़्यादा किया गया, यही देखा गया कि ये जो हाइट है 12 सेंटीमीटर का, हर कंडीशन में ये बॉल 12 सेंटीमीटर की ही हाइट एक्वायर करने के बाद 0 होता है। और फिर जब यहाँ से जब ये ड्रॉप होता है तो फिर यहाँ तक आने में ये जो जी लगा और जो वेलोसिटी है वो सिर्फ उतना ही वेलोसिटी हो जाता है और फिर ये बॉल जो है इस हाइट को एक्वायर करता है। यहाँ पर ये बात आती है कि हाइट इज़ द मेन फैक्टर व्हेन अ बॉल इज ड्रॉपिंग अगेंस्ट, मतलब ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट या फ्रॉम हाइट। अगर हम किसी भी हाइट से अगर बॉल को ड्रॉप करते हैं तो जो हाइट है वो मायने रखता है, न कि उस बॉल के द्वारा तय की गई दूरी। तो साथियों, और इसी कंडक्शन को, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए गैलीलियो गैलीली ने एक बहुत बड़ा, एक समझे कि पवेल, एक तरह का सबसे बड़ा जो है स्तंभ खड़ा किया, वो था किस थ्री पे। गैलीलियो गैलीली ने क्या किया कि इस इंक्लिनेशन को सेम रखा, बट जो सेकेंड सतह का इंक्लिनेशन है उसको उन्होंने 0 कर दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ थीटा इज ऑलवेज, ये तो थीटा है ही, बट दिस इंक्लिनेशन इज 0। जब इंक्लिनेशन 0 कर दिया गया तो ये जरा आप सोचिए कि ये बॉल को इस हाइट को प्राप्त करने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा। इस बॉल को इस हाइट तक प्राप्त करने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा, ये इमेजिन कर सकते हैं आप? अगर कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथियों, यहाँ पर एक चीज़ और है। हमने पहले कहा था कि जब किसी वस्तु के अगर वेग में, किसी वस्तु के अगर वेलोसिटी में, पोजीशन में अगर परिवर्तन आता है, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जब बात होती है वेलोसिटी की, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तब एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटी। तब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ग्रेविटी के कारण ही जो है ये बॉल है इस तरह के अपने नेचर को एक्वायर कर रहा है। लेकिन जब यहाँ की बात होती है तो यहाँ पर तो ये बॉल की जो स्पीड है ये तो बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर तो एक फोर्स वर्क कर रहा है। जब ये बॉल यहाँ तक आती है, क्योंकि ये जो सरफेस है ना ये स्मूथ है। क्या है? ये सरफेस जो है ना स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है। दैट इज फ्रिक्शनलेस। दैट इज क्या है? फ्रिक्शनलेस। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। हालांकि इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट वी कैन इमेजिन दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। अब जब ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो ज़रा ये बताइए बॉल कहाँ तक कैरी करेगा, ये जो मार्बल है कहाँ तक ट्रैवल करेगा। अब ज़रा समझिए कि इस बॉल को जो यहाँ तक, इस बॉल को जो यहाँ तक जो गिरा, ये बॉल यहाँ तक जो आया सरफेस तक ऑन द बॉटम, वहाँ तक एक फोर्स वर्क किया, ग्रेविटी। लेकिन इसके बाद देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दिस बॉल, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन द मार्बल। इस गोली के ऊपर जब ये सरफेस के ऊपर जब ये हॉरिजॉन्टल जब आ गया तब इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो खत्म हो गया, वो 0 हो गया। कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। फिर भी ये बॉल जो है मूव कर रहा है, और ये कहाँ तक मूव करेगा? एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी, वो बहुत दूर तक, जिसको कहते हैं कि अनंत तक जाएगा ये। अगर इसको, ये जो सरफेस है, ये अगर स्मूथ सरफेस अनंत तक मिलेगा तो ये बॉल अनंत तक ट्रैवल करेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी बाहरी बल के। तो जैसा कि हमने इसके ऊपर जो पढ़ा कि किसी वस्तु में जो मोशन है वो बल के कारण होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क करता है तब होता है। तो जरा बताइए यहाँ कौन सा एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है? यहाँ कौन सा एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है जिसके कारण इसमें एक मूवमेंट है, यह अनंत तक चलता जा रहा है? साथियों, दिस इज द पॉइंट, इज द बेस ऑफ लॉ ऑफ मोशन। ये जो पॉइंट है ना, यही लॉ ऑफ मोशन का बेस है। और इसी पॉइंट को लेकर के जो लॉ ऑफ मोशन को जो क्रिएट किया गया, जो लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट किया गया न्यूटन्स के द्वारा,
वो इसी एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने की बात की गई है। साथियों, गैलीलियो गैलीली इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा योगदान, सबसे हम तो कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अगर कंट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मोशन में है किसी का तो गैलीलियो गैलीली का है। साथियों, अब चलते हैं आखिर इसके वजह से क्या क्या हुआ, क्या क्या परिणाम बाहर आए हैं, देखते हैं। कहता है, बाय द स्टडी ऑफ केस 1, 2, 3 गैलीलियो गैलीली concluded that Galileo Galilei concluded that गैलीलियो गैलीली ने कंक्लूड किया कि वंस अ फोर्स इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी विल चेंज, दैट इज इट विल एक्सेलरेट। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगता रहेगा, फोर्स लगेगा, तो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगी, उसके वेलोसिटी में चेंजेज आएंगे, जैसा कि यहाँ है एक्सपेरिमेंट पहला जो है उसमें है, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स जो लग रहा है उस बॉल के ऊपर, तो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, और इसी एक्सेलरेशन के कारण ये बॉल जो है अपनी जो मूवमेंट है इसको बनाए रख रहा है। ओके, अब सेकंड कंक्लूजन कहता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू रिमेन्स एट रेस्ट। हाँ, ये बात सोचने की है, और ये हमारी डेली लाइफ में है। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन, देयर इज नो कंट्राडिक्शन इन आवर सराउंडिंग्स। अगर इसको लेकर के हमारे सराउंडिंग्स में जो है ना कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। जैसे आपके घर में जितने भी बॉल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो स्थिर हैं, अगर वो रेस्ट में हैं, तो तब तक रेस्ट में रहेंगे जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। हाँ, एक बात और, इंटरनल फोर्स इज नॉट एबल टू चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट। जो इंटरनल फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो इंटरनल फोर्स क्या है भाई? इंटरनल फोर्स क्या है? मान ली ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई तो ऊर्जा है, कोई ना कोई एनर्जी है, तो वो एनर्जी जो है इसके अंदर कोई परिवर्तन करने के लिए योग्य नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार का अगर कोई चेंजेज होगा इसके पोजीशन में, इसके वेलोसिटी में, इसके एक्सेलरेशन में, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा। तो जो कंक्लूजन सेकंड है वो कंक्लूजन तो क्लियर है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहना चाहता है तो वो रेस्ट में रहता है, और तब तक रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको कंपेल ना करे, कोई बाधा ना करे, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए, तब तक वो रहता है। साथियों, कंक्लूजन पहला और दूसरा ये तो क्लियर हो चुका है, बट कंक्लूजन तीसरा जो था वो कम्स आउट फ्रॉम दी केस थर्ड। यहां पर ये कहता है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। कहता है कि अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में बना रहना चाहता है। कब तक? जब तक कि कोई बाहरी बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स कंपेल टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो साथियों, जैसा कहा गया है कि अगर कोई बाहरी बल अगर इस पर ना लगे, कोई वस्तु अगर यूनिफॉर्म मोशन से अगर गति कर रहा है और उसके ऊपर अगर कोई बाहरी बल ना लगे, तो वो अपनी स्थिति को, अपने स्पीड को, अपने यूनिफॉर्म मोशन को बरकरार रखना चाहता है, बरकरार रखता है। जैसा कि केस थर्ड में हमने स्टडी की कि ये बॉल जब यहाँ तक गिर के आया ऑन द बॉटम, आफ्टर दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स वर्क ऑन दिस मार्बल, बट फिर भी ये बॉल जो है अपनी गति को बनाए रख रहा है। जितना स्पीड यहाँ इन्होंने एक्वायर किया था, जितना स्पीड इस बॉल को यहाँ पर मिला, वेलोसिटी मिला, वो वेलोसिटी अनंत तक, इन्फिनाइट तक बना हुआ रहता है। साथियों, अभी तक की स्टडी से हमें यही पता चला है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट में मोशन होता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है। लेकिन जब हमने केस नंबर 3 की स्टडी की तो इसमें पाया कि मोशन तो ऑब्जेक्ट में है, लेकिन किसी प्रकार का कोई बाहरी
कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। तो साथियों, यहाँ पर तो एक कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गई। इससे पहले हमने कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई अगर मोशन है तो इसका मतलब है कि उसमें उस पर कोई ना कोई बाहरी बल कार्य कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है। लेकिन साथियों, थोड़ा सा एक बात और अपने दिमाग में रखिएगा कि जब भी कोई बाहरी बल उस पर कार्य करेगा तो वो अनबैलेंस फोर्स होगा और अनबैलेंस फोर्स के कारण उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो साथियों, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, ये जो यहाँ से जो कंक्लूजन जो निकला गैलीलियो गैलीली के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 1, कंक्लूजन 1, 2 एंड 3, तो कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 जो है ये हमने जो केस 3 की जो स्टडी की थी, ये केस 3 की स्टडी की थी, इसमें हमने देखा कि जब एक बॉल जब यहाँ पर आ रहा है ऑन द सरफेस, तो वहाँ पर उसने जो वेलोसिटी एक्वायर किया वही वेलोसिटी अब इसमें इनफाइनाइट तक बना रहता है, इनफाइनाइट टाइम तक बना रहता है। तो ये जो कंक्लूजन है ना, यही कंक्लूजन जो है ये लॉ ऑफ मोशन यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक बेस है। तो साथियों, जैसा कि हमने जो स्टडी की थी, इन 3 कंक्लूजन से गैलीलियो गैली के जो कंक्लूजन है, आइडियाज जो है ऑन फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स ने इसी की स्टडी की और इन्होंने 3 लॉ ऑफ मोशन को दिया। ये लॉ ऑफ मोशन, इसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, अब फाइनली हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की ओर आगे बढ़ेंगे।